नमस्कार साथियों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे कांस्टेबल प्रैक्टिस सेशन बैच में। और कांस्टेबल प्रैक्टिस सेशन बैच में आज फिर हम सभी स्टेट लेवल्स के कांस्टेबल, पैरामिलिट्री फोर्सेस और सेंट्रल गवर्नमेंट्स, दिल्ली पुलिस जैसे कांस्टेबल के लेवल के एग्ज़ाम्स के प्रीवियस पेपर के एनालिसिस पर आपके लिए डेली एक सीरीज चला रहे हैं, डेली एक प्रैक्टिस सेशन बैच चला रहे हैं, जुनून बैच, जिसमें हम सिर्फ कांस्टेबल लेवल के एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। और आई होप कि आप लोगों को बहुत फ़ायदा भी मिल रहा होगा इसका, और आप लोग तैयारी, आपकी कांस्टेबल लेवल की प्रिपरेशंस को बेहतर हो रही होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एक मोटिवेशनल कोट के साथ। लक्ष्य भले ही तुम्हारा छोटा है, लेकिन संकल्प हमेशा बड़ा रखिए। लक्ष्य छोटा या बड़ा हो, उसकी प्राप्ति के लिए यह बहुत आवश्यक है कि आपका संकल्प बड़ा होना चाहिए। संकल्प अगर छोटा है तो छोटा से छोटा भी लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता, और संकल्प बड़ा है तो बड़े से बड़ा लक्ष्य भी प्राप्त किया जा सकता है। स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, नम्रता और दिव्या की आयु में, ध्यान दीजिएगा, आयु है, आयु में 4:3 का अनुपात है। उनकी आयु का योग 28 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? देखिएगा, यहां नम्रता है और यहां दिव्या है। 4:3 का अनुपात है, 4 3 7 बराबर 28 है, योग 28 है, तो 1 बराबर कितना हो गया बच्चा? 1 बराबर हो गया 4, यानी नम्रता हो गई 16 की और दिव्या हो गई 12 की। क्लियर बात भाई? अनुपातिक योग 7 और योग बराबर 28, तो 7 बराबर 28, तो 1 बराबर 4, और 1 बराबर 4, तो नम्रता 4 बराबर 16 और 3 बराबर 12। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो 4 वर्ष बाद इनकी आयु 20 संबंधे 16 हो जाएगी, यानी 4 5 20 और 4 चौके 16, 5 संबंधे 4 का अनुपात हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है आप तक? अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। एक व्यापारी अपनी वस्तु के मूल्य उसके लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। एक व्यापारी अपनी वस्तु का मूल्य उसके लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। यदि वह उस पर 64% की छूट, यदि वह उस पर 64% की छूट भी दे, तो उसके लाभ का प्रतिशत कितना होगा? ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा सवाल में करेक्शन है, मैं आपको कर देता हूं, 1 मिनट। ये जो छूट है ना, ये छूट आपकी है 6 सही 1/4%। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं का मूल्य उसके लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। यदि वह उन पर 6 सही 1/4% की छूट भी देता है, तो उसके लाभ का प्रतिशत कितना है? उसके लाभ का प्रतिशत कितना? ध्यान दीजिएगा, आज तबीयत बहुत अस्वस्थ है, लेकिन फिर भी आपका सेशन छूट जाता, इसलिए आना जरूरी था। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं का मूल्य उसके लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, यानी ये सीपी है और ये एमपी है, ठीक है। यानी 100 रुपये का सामान वो कितने में अंकित करता है? 100 रुपये का सामान वो 130 रुपये अंकित करता है, और छूट दे देता है कितना? छूट देता है 6 सही 1/4%। 6 सही 1/4% का क्या मतलब है भाई? 6 सही 1/4% का मतलब होता है 6 सही 1/4% बराबर 1/16, यानी 1/16 छोड़ देता है, तो लेता कितना है? 15/16। तो एसपी हो गया 130 गुणित 15/16, 15/16 ये हो जाएगा 130 गुणित 15/16, 8 दूनी 16 और
65 दूना 130, आप इसको कर लेंगे तो ये आपको मिलेगा कितना, 975/8। इसका मतलब कितना हो गया, इसका मतलब हो गया, ध्यान दीजिएगा, 975/8। इसको इधर कर देता हूं मैं, 975/8 का मतलब हो गया 121 सही 7/8। देखो 100 का सामान 121 सही 7/8 में बेचा जा रहा है। इसका मतलब है कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 21 सही 7/8। 21 सही प्रॉफिट कितना हो रहा है, थोड़ा सा वेट एक मिनट, बस बता रहा हूँ। प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है आपको 100 का सामान इतने में बेच रहे हैं तो आपको प्रॉफिट हो रहा है 21 सही 7/8%। ये प्रॉफिट है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। गणतंत्र दिवस पर 450 मिठाइयाँ, गणतंत्र दिवस पर 450 बच्चों में एक समान मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, एक समान मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, परंतु उस दिन 150 बच्चे अनुपस्थित रहने के कारण प्रत्येक बच्चे को 3 मिठाइयाँ अतिरिक्त मिल जाती हैं। प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिली? ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल सा सवाल है। किसी स्कूल का, कॉलेज का या कहीं का भी एक स्ट्रेंथ है 450 बच्चों को, और ये निश्चित हुआ कि हर बच्चे को बराबर मिठाई दी जाएगी। ठीक, बराबर मिठाई दी जाएगी। गणतंत्र दिवस पर 450 बच्चों में से एक समान मिठाइयां बांटी जाती हैं, परंतु उस दिन 150 बच्चे अनुपस्थित हो जाते हैं, और जब 150 बच्चे अनुपस्थित हो जाते हैं, अनुपस्थित होने के कारण प्रत्येक बच्चे को 3 अतिरिक्त मिठाई मिली। यानी जब 450 में 150 अनुपस्थित हो गए दोस्त, तो बचे कितने, 300, और 300 बच्चों को, प्रत्येक बच्चे को 3 अतिरिक्त मिठाइयां मिली, यानी अतिरिक्त मिठाइयों की संख्या कितनी हो गई, 900। अतिरिक्त मिठाइयों की संख्या 900, और ये अतिरिक्त 900 मिठाइयां कितने लोगों में बंटनी थी? अतिरिक्त 900 मिठाइयां 150 लोगों में बंटनी थी, यानी सबको 6 मिठाइयां मिलनी थी। बात को फिर से समझ लो, 450 की स्ट्रेंथ थी, समान संख्या में मिठाइयां बांटी जानी थी, 150 बच्चे नहीं आए, और इन 150 बच्चों की जो मिठाई बच गई वो बाकी सब में बराबर बांटी गई, तो हर बच्चे के हेड पर 3 मिठाई बची। यानी 300 बच्चों को 3-3 मिठाई बांटी गई, तो एक्स्ट्रा बांटी गई, यानी एक्स्ट्रा कितनी बांटी गई, 900। ये 900 एक्स्ट्रा क्यों बांटी गई? क्योंकि 150 एब्सेंट थे। अगर एब्सेंट नहीं होते तो ये 900 मिठाइयां 150 लोगों में बांट दी जाती, यानी सबको कितनी मिठाई मिलती, 6 मिठाई मिलती। सबको 6 मिठाई मिलती, और अभी 3 मिठाई एक्स्ट्रा मिल गई, तो सबको कितनी मिठाई दी गई, 9 मिठाइयां दी गई। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस समय सबको 9 मिठाइयां दी गई। कोई दिक्कत नहीं ना, कर लोगे, बात समझ पा रहे हो ना? ठीक, अगला क्वेश्चन ध्यान देना। किसी की आयत की लंबाई 50% बढ़ाई जाए और उसकी चौड़ाई 5% P% तक घटाई जाए, उसकी चौड़ाई 20% तक, ध्यान देना, मैं बता दे रहा हूं क्या होगा, ये लिख लेना आप, P% घटाई जाए ताकि क्षेत्रफल उतना ही रहे तो बराबर होगा। P का मान क्या होगा ना? तो देखो क्या होगा कि 50/150 गुणित 100। फॉर्मूला क्या लगता है भाई? अब ये सवाल ऐसा है ना कि किसी आयत की लंबाई 50% बढ़ा दी जाए तो चौड़ाई कितने प्रतिशत कम कर दी जाए कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो उसका फॉर्मूला है आपके पास x/100 + x × 100, या ये 150 गुणित 100/3, तो यानी 100/3 33 सही 1/3%।
33 सही 1/3%। ये आपका ये वाला आंसर हो। ठीक है, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, x और y का औसत ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल सा सवाल है, थोड़ा सा मिसप्रिंट भी है इसमें, हम आपको बता दे रहे हैं। x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है, यहाँ जो y2 लिखा है इसको आप y स्क्वायर पढ़िए, y स्क्वायर है, और यह y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है, तो x प्लस y संख्याओं का औसत क्या होगा? तो x संख्याओं का औसत कितना है? y स्क्वायर है, तो योग कितना हो जाएगा? एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा योग। और कह रहे हैं कि वाई संख्याओं का औसत एक्स स्क्वायर है, तो वाई संख्याओं का औसत एक्स स्क्वायर है, तो योग कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। तो कह रहे हैं कि x तो x प्लस वाई संख्याओं का औसत क्या होगा, तो दे दो x प्लस वाई संख्याओं का योग कितना हो गया, देखो योग हो गया एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, या यहां से एक्स वाई आप कॉमन ले सकते हैं और बचेगा अंदर x प्लस वाई। और औसत निकालना है तो औसत हो जाएगा एक्स वाई एक्स प्लस वाई बटे एक्स प्लस वाई बराबर एक्स वाई, औसत एक्स वाई हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कर लेंगे ना, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है, तो योग कितना हो गया? एक्स वाई स्क्वायर, और y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है, तो योग कितना हो गया? एक्स स्क्वायर वाई। तो x प्लस वाई संख्याओं का, तो संख्या x प्लस वाई हो गई ना, तो x प्लस वाई संख्या का कितना हो गया? एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, जोड़ लिया तो एक्स वाई एक्स प्लस वाई हो गया, औसत हो गया एक्स वाई। कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे यहां तक। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एक पिता की आयु का अपने पुत्र की आयु से अनुपात 4 संबंधी 1 है, उनकी आयु का गुणनफल 196 वर्ष है, उनकी आयु का गुणनफल 196 है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? आसान सा सवाल है, समझने की कोशिश करिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन। कह रहे हैं कि मान लीजिए फादर हो गया और सन हो गया, 1 और 4 है, यानी अगर गुणनफल की बात करेंगे तो 4x और x, यानी 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 196। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 चौके 16, एक मिनट ये 49 हो गया और x बराबर 7 हो गया। तो कह रहे हैं कि 5 वर्ष बाद, तो ये 7 चौक 28 और ये 7, 5 वर्ष बाद 7 5 12 और 33, 3 से कटे है 11 संबंधे 4। बात को समझो, कह रहे हैं पिता की आयु पुत्र की आयु से का अनुपात 4 संबंध 1 है, पिता 4 है तो पुत्र 1 है, यानी पिता 4x है तो पुत्र x है, यानी और दोनों का गुणनफल 4x स्क्वायर कितना 196, x स्क्वायर 49 तो x 7। अब पिता कितना हो गया 7 चौक 28 और पुत्र कितना हो गया 7, 5 वर्ष बाद तो दोनों में +5 कर दो, 7 5 12 हो गया और 28 5 33 हो गया, 11 संबंधी 4 का अनुपात हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखो ध्यान से इस सवाल को बड़ा आराम से आप टैकल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, ध्यान देना।
कह रहे हैं कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 18 का सीपी बराबर है 15 के एसपी के। ठीक है, तो सीपी बाई एसपी बराबर 15/18। प्रॉफिट चाहिए। अब यहां से एक चीज क्लियर हो जाएगी कि सीपी कितना है 15 और एसपी कितना है 18। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 15 का सामान 18 में 3/15 गुणित 100। 3 × 15 5 20 हम 100, तो ये 20%। अब बात समझने की कोशिश करो दोस्त, बात समझने की कोशिश करो। शॉर्टकट क्या है इसका, 18 वस्तु। अब इसको समझ लो कैसे आप एकदम वन लाइन में सॉल्व कर सकते हो। ये तो एक मेथड और प्रोसेस की बात हो गई। वन लाइन में क्या कर सकते हो आप, देखो सीधा यही समझ लेते हैं, कॉर्नर में समझ लेते हैं ना, एक कॉर्नर में शॉर्टकट समझ लेते हैं। क्या, 18 वस्तु जितने में वो खरीद के लाया उतने में वो 15 वस्तु बेच के पैसा पा गया, यानी उसके पास बैलेंस कितना बचा, 3 वस्तु, और यही 3 वस्तु उसका लाभ है। कितने वस्तु बेचने पर, 15 गुणित 100, 20%। ये है इसका ट्रिक, सीधा सीधा इसको समझो। 18 का क्रय मूल्य 15 के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब ये होता है कि 18 वस्तु जितने में वो खरीद के लाया है, 15 वस्तु पर उसे वो वापस मिल गया, यानी 3 वस्तु उसके पास बैलेंस बच गई, यही उसका लाभ है। तो 3/15 गुणित 100, 20%। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, कह रहे हैं 7,776 वर्ग सेमी क्षेत्र के एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, ध्यान दीजिएगा, भुजा होगा, भुजाओं का अनुपात 3 संबंधे 4 संबंधे 5। बहुत गौर से देखिए, 3 4 5 क्या है, ट्रिपलेट है, समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। यानी आप समझिए कि 3x 4x और 5x भुजाएं हैं, यानी ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। और सीधी सीधी सी बात है कि क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, यानी 3x इंटू 4x बराबर 7776। या इसको काट देंगे आप तो 2 बार कटेगा, x² 6x² इज इक्वल टू 7776, या x² इज इक्वल टू 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 का 6 1 7, 6 दूनी 12 5 57, 6 7 पहले 6 38, 6 9 54, 54 3 57, 6 और 6 6 के 36, 1296। तो x बराबर कितना आ गया आपको, 36 आ गया, 36 आ गया आपको x। परिमाप पूछ रहे हैं तो परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप बराबर हो जाएगा 3x प्लस 4x और प्लस 5x। तो 4 3 7 5 12x, और 12x का मतलब हो गया 12 गुणित 36। तो ये हो गया 12 × 72 की 2, 12 × 72 की 2 हासिल 7, अब 12 × 36 और 36 7, 36 7 43, 432 सेमी इसका क्या आ गया, परिमाप हो गया। ठीक है, सिंपल सवाल सॉल्व कर लिया ना, आसान क्वेश्चन था। फिर से समझ लेते हैं कि 7,776 वर्ग सेमी क्षेत्र के एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3 संबंधे 4 संबंधे 5 है। त्रिभुज का परिमाप क्या है, तो पहले तो 3 4 5 के रेशियो में भुजाएं हैं, तो इसका मतलब है कि ये समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट है, ये 110% श्योर है। भुजाओं का अनुपात 3 4 5 है, तो हमने मान लिया भुजाएं कितनी है, 3x है 4x है 5x है। अब 3x 4x 5x का क्या मतलब हो गया, ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। कर्ण तो 5x होगा, बड़ी वाली भुजा, ये पक्की बात है, ठीक है, यही वाला होगा ये कर्ण।
और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई बराबर 7776, 6x² इक्वल इतना। तो x की वैल्यू आपको मिल गई 36। परिमाप कितना हो गया 3x + 4x + 5x, तो 4 3 7 5 12x या 12 गुणित 36 432 सेमी। यहां तक कोई तकलीफ नहीं ना, कर लेंगे, कोई दिक्कत? ठीक। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। एक ट्रेन एक व्यक्ति को एक ट्रेन ए एक स्थिर ट्रेन बी को 50 सेकंड में तथा उसी गति से एक खंभे को पार करती है। यदि ए की लंबाई 240 है तो बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। खंभे को, इसमें ये छूट रहा है, खंभे को 20 सेकंड में पार करती है। ध्यान दीजिएगा, सवाल थोड़ा सा अधूरा है। एक ट्रेन ए स्थिर ट्रेन बी को 50 सेकंड में पार करती है, उसी गति से एक खंभे को, यहां पे 20 सेकंड होगा, मैं आपको बता दे रहा हूं। 20 सेकंड में पार करती है। यदि ए की लंबाई 240 है तो बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल बात समझो। दूरी बराबर क्या होता है? पहले तो एक बात समझो कि जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करती हैं तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। ठीक है। अब एक बात समझो कि ट्रेन ए की लंबाई 240 है। 240 मीटर जाने में खंबे को पार करेगा तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगा, 20 सेकंड का समय लेती है। तो 1 सेकंड में कितना जाएगी? 120 0 12 मीटर। 50 सेकंड में कितना जाएगी गुरु? 12 पंजे 60, 600 मीटर। कितना जाएगी? 600 मीटर। इस 600 मीटर में 240 मीटर तो ए की लंबाई ही है, तो घटा दीजिए, तो बी की लंबाई कितनी हो जाएगी? 400, 400 में से 340 है, 360 मीटर। समझ पाए कि नहीं दोस्त? मेंटली का सॉल्व कर सकते हो, बिना पेन पेपर के क्वेश्चन को आप टैकल कर सकते हैं। कैसे? देखो बच्चा, यदि ए की लंबाई 240 है और ए एक खंभे को पार करता है 20 सेकंड में, यानी 20 सेकंड में अगर कोई खंभे को पार करते हैं तो बी ट्रेन ए अपनी लंबाई 240 मीटर 20 सेकंड में जाती है। 20 सेकंड में 240 मीटर तो 1 सेकंड में 12 मीटर, तो 50 सेकंड में 600 मीटर। और अब जो ए है, ए अगर 600 मीटर गया 50 सेकंड में और दो ट्रेनें एक दूसरे को जब पार करती हैं तो अपनी लंबाइयों के योग के बराबर दूरी चलती हैं। 600 मीटर 50 सेकंड में दोनों ट्रेन पार कर गई, स्थिर ट्रेन बी को पार कर गई। तो जब पार कर गई तो 600 मीटर गई, जिसमें से 240 मीटर अपनी दूरी चली और 600 कुल दूरी चला है, तो 360 मीटर ट्रेन बी की लंबाई है। क्लियर है बात? सिंपल सवाल। अगला सवाल, 5 संबंधित 6 के अनुपात में पूंजी लगाकर 5 संबंधित 6 के अनुपात में पूंजी लगाकर ए तथा बी साझे में कोई व्यापार आरंभ करते हैं। 8 मास के बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है। ठीक है। यदि वर्ष के अंत में लाभांश 5 संबंधित 9 के अनुपात में है तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए लगाया? बहुत सिंपल सवाल, समझने की कोशिश करो। पूंजी कैसे लगी है ए और बी की? ए और बी की जो पूंजी लगी है वो कैसे लगी है, इसको ध्यान देना जरा। क्या हो गया? ए और बी, 5 और 6, 5 संबंधित 6 के अनुपात में पूंजी लगाकर ए और बी साझे में कोई व्यापार आरंभ करते हैं। 8 मास के बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है। ठीक। यदि वर्ष के अंत में, यानी ये 12 महीने, अच्छा बी कितना चला ये नहीं पता, ये पता करना है टी। जबकि लाभांश कितना है? लाभांश 5 संबंधित 9 के अनुपात में। ठीक है, यानी काट लो इसको, 2 4 ये 3, तो यानी 20 बटा 3t बराबर 5 बटे 9, 3 त्रिके 9 और 5 चौका 20। टी कितना हो गया?
टी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो 12 माह हो गया, टी 12 माह हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, कोई दिक्कत। 5 संबंधी के 6 के अनुपात में पूंजी लगाकर ए और बी साझे में व्यापार आरंभ करते हैं। 8 मास के बाद ए अपनी पूरी पूंजी वापस ले लेता है। यदि वर्ष के अंत में लाभांश का अनुपात 5 संबंधी 9 है तो बी ने कितने समय तक पूंजी लगाई, मान लिया टी समय तक पूंजी लगाई, तो टी आ गया 12 महीने। कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल ध्यान देना, सिंपल सवाल। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर, जरा सा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% छूट पर सामान खरीदा। यदि उसने वह 20% छूट देने के बाद 25% लाभ कमाना चाहता है तो उसे अंकित मूल्य मूल मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए। ध्यान देना, वस्तु का मूल मूल्य क्या है? मूल मूल्य मान लीजिए 100 है। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर सामान खरीदता है, उसका क्रय मूल्य कितना हो गया? क्रय मूल्य हो गया 80। यदि वह 20% छूट देने के बाद 25% लाभ कमाना चाहता है, यानी लाभ इस 80 पे कमाएगा, तो एसपी विक्रय मूल्य कितना हो गया? 96। कितना हो गया? एसपी कितना हो गया? 96। बात को समझो दोस्त, मैं क्या बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहा हूं मैं आपके साथ। कह रहे हैं कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर, यानी व्यापारी जहां थोक मूल्य से वह सामान, जहां होलसेल से सामान लाता है वहां 20% का डिस्काउंट पा रहा है, तो उसका वस्तु का मूल मूल्य 100 रुपए, 20% डिस्काउंट पाए, यानी जो दुकानदार है, जो व्यापारी है, उसके लिए क्रय मूल्य 80 रुपए, और लाभ लेगा जब ये 20% का, तो 20% का लाभ लेगा, यानी 16 × 80 तो प्लस 16 यानी 96 रुपए में बेचेगा। कितने में बेचेगा? 96 में बेचेगा। 25% का लाभ कमाना चाहता है, सॉरी 25% का लाभ, कितना लाभ कमाना चाहता है? 25% का। अच्छा, तब तो 20 रुपए लाभ, 25% का लाभ कमाना चाहता है। ध्यान देना, कितना लाभ कमाना चाहता है? 25%। 25% का मतलब हो गया 20, सॉरी, तो ये कितना हो गया? 100 इसका विक्रय मूल्य हो गया, 100 वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया। अब अंकित मूल्य क्या है ये देखो, मार्क प्राइस या प्रिंट प्राइस, तो उसका अंकित मूल्य मूल्य से कितना। अब बताओ 20% छूट देने के बाद अगर 100 रुपया है, 20% छूट देने के बाद 100 रुपया है, तो इसका मतलब है कि 80% बराबर 100 है, तो 100/80 गुणित 100, 20 चौका 80, 20 पंजे 100, 4 25 हम 100, 25 पचे 125, यानी मूल मूल्य 100 रुपए पर की वस्तु को 125 रुपया मूल्य अंकित करेगा, तब 20% की छूट देकर 25% लाभ कमाएगा। सिंपल सवाल, बहुत ही सिंपल तरीके से ये सवाल आप डील कर लेंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए, 100 रुपया मूल मूल्य है, 20% की छूट पे पाया तो क्रय मूल्य 80 आया, क्रय मूल्य 80 आया। ठीक है, जब ये क्रय मूल्य 80 है और इस पर 25% का छूट ले रहे, आप प्रॉफिट ले रहे हो, तो बेचोगे कितने में? 100 में। और ये 100 रुपया कब आ रहा है? जब 20% छूट दे रहे हो, यानी 100 रुपया अंकित मूल्य का कितना है? 80% है, तो मूल अंकित मूल्य कितना होगा? 100/80 गुणित 100, 125। मूल मूल्य 100 था, अंकित मूल्य 25 था, यानी कितना अधिक अंकित किया? 25% अधिक अंकित किया। ये आपका ऑप्शन सी से। यहां तक कोई तकलीफ नहीं ना, कर लोगे। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, यदि 4 पुरुष और 6 स्त्रियां किसी कार्य को 8 दिनों में, 2 पुरुष और 9 स्त्रियां उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, तो 18 स्त्रियां उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगी? सिंपल सवाल समझने की कोशिश करो, ध्यान देना। कह रहे हैं 4 पुरुष प्लस 6 महिला किसी कार्य को कितने दिन में? 8 दिन में पूरा करते हैं।
बराबर दो आदमी प्लस 9 महिला उसी काम को 8 दिन में पूरा करती है। तो ये 8 खत्म, 2 पुरुष बराबर कितना महिला? 3 महिला। दो पुरुष बराबर 3 महिला है। ये क्लियर हो गया, ये रेशियो आपको मिल गया। अब कह रहा है कि जिस काम को 4 आदमी प्लस 6 महिला 8 दिन में पूरा करते हैं, उसी काम को 18 महिलाएं कितने दिन में पूरा करें? तो 6 महिलाओं की, अब आदमी रखना है, महिला रखना है, महिला रख लो। 4 आदमी बराबर कितना हो जाएगा? 4 आदमी बराबर यहां से 6 महिला हो जाएगा, यानी दो आदमी बराबर 3 महिला, तो 4 आदमी बराबर 6 महिला, यानी यहां कुल 12 महिला बराबर 12 महिला अगर किसी काम को 8 दिन में कर सकती हैं, तो 18 महिला उसी काम को कितने दिन में कर सकती हैं? यही सवाल है। तो 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 8 दूनी 16/3, 16/3 का मतलब 5 सही 1/3 दिन में, 5 सही 1/3 दिन। ठीक है, कर लेंगे यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, कह रहे हैं कितने समय में एक धनराशि 6 सही 1/4% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज पर दोगुनी हो जाएगी? ध्यान देना, 6 सही 1/4% का मतलब होता है 1/16। दोगुना होना है, यानी 1 रुपया है तो 2 रुपया होना है। ठीक है, तो कितना साल लग जाएगा? 16 साल लग जाएगा। सिंपल सवाल है भाई। 100 रुपया अगर है मान लिया, या 1600 रुपया है, तो 1/16 करोगे तो 100 रुपया ब्याज मिलेगा। कितने साल में? 1 साल में। और दोगुना होने के लिए इसको कितना होना पड़ेगा? 3200। तो 3200 का ब्याज 1 साल में 1/16। ध्यान देना, कितने समय में एक धनराशि इतने वर्ष प्रतिशत साधारण ब्याज पर दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, अब 100 रुपया ब्याज मिला ना 1 साल में, तो 1600 ब्याज कितने दिन में मिलेगा? 3200 में 1600 मूलधन और 1600 ब्याज, तो 1 साल में 100 रुपये ब्याज, तो 1600 ब्याज कितने दिन में? 16 साल में, यानी दोगुना होने में 16 साल का समय लगेगा। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, ए और बी एक काम को क्रमशः 18 और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों एक साथ 8 दिन तक काम करते हैं और तब ए चला जाता है। शेष काम बी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? एक बार क्वेश्चन और पढ़ देता हूं आपके लिए, कट रहा होगा क्वेश्चन अभी सही। ए और बी एक काम को क्रमशः 18 और 24 दिन में कर सकते हैं। चलिए 18 और बी का 24, एलसीएम 72, 18 चौक 72, 24 तिया 72। ठीक, दोनों एक साथ 8 दिन तक काम करते हैं। 4 3 7 × 8 बराबर 56 दिन तक काम, 56 काम हो गया। शेष काम को बी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? शेष काम कितना बचा? 4 इधर 60, 12 4 16। बी कितने दिन में करेगा? तो बटा 3, 5 सही 1/5 सही 1/3 दिन में पूरा करेगा। ठीक है, कांस्टेबल प्रैक्टिस सेशन बैच में सिलेक्शन गुरुजी पर आज इतना ही। इस शानदार सेशन के लिए
और इस सेशन को सफल बनाने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सिलेक्शन गुरुजी का आप लोगों के प्रति आभार प्रकट करता है और आप लोग अधिक से अधिक इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन, ताकि आपको जो बेहतर से बेहतर कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसका आप लाभ लीजिए। कांस्टेबल्स की शीघ्र बहुत सी वैकेंसियां, अभी दिल्ली पुलिस की भी वैकेंसी रिलीज होने वाली है एसएससी के थ्रू, तो उन सबके भी पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी तैयारी महत्वपूर्ण है और आपको तैयारी करनी चाहिए और तैयारी करें आप। ठीक है, तो देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।